हेलो एंड वेलकम टू द रिसर्च अनप्लग्ड। आज हमारे साथ हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक पीएचडी स्टूडेंट जिन्होंने अपनी पीएचडी काइजर भोपाल से ही कंप्लीट की है और उन्होंने अभी अभी एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी पाई है फ्रांस में। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनके रिसर्च के पीछे की छिपी हुई जिंदगी के बारे में जानेंगे और ये भी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि उनको ये पोजीशंस कैसे मिली। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आइजर भोपाल में एक प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो भी थे। ठीक है, तो हम उनको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पूछेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं हमारे आज के नए गेस्ट सौरभ राय का। तो सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, तो कैसा लग रहा है पीएचडी करके? डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा अपने रिसर्च के बारे में पहले आप बताइए, फिर उसके बाद हम लोग और डिटेल में जाएंगे। हाँ, तो आप किस फील्ड में रिसर्च करते हैं, किस लैब में है? कुछ शायद स्पेसिफिक लैब्स के भी नाम होते हैं, राइट? हाँ, मेरी लैब का नाम है अल्ट्रा फास्ट एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर सप्तर्षि मुखर्जी इन आइजर भोपाल, जो कि बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब है, where spectroscopically we investigate the biophysical phenomena. Okay. With more emphasis on the chemistry of biophysical phenomena. So my research was also based on something like that. So I have investigated the phenomenon of liquid-liquid phase separation. Okay. Where two phases of biomolecules, which are although known as two phases, but both of them are liquid in nature. Okay. So a liquid phase separates into two phases, both of which are liquids only, but due to this phase separation phenomenon, we see a diverse array of functionality and regulation inside intracellular region. Okay. So yeah, that was the broadly topic of my research. Okay. Which we have mostly investigated through spectroscopic and microscopic techniques and tools. Okay. तो मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप लोग बायोफिजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसका कुछ एप्लीकेशन भी है अगर मैं रियल वर्ल्ड में बात करूं? एप्लीकेशन अगर रियल वर्ल्ड से रिलेट करना चाहें, वैसे तो हम फंडामेंटल साइंस पे वर्क करते हैं, बट लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशंस यू कैन से बेटर। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा जो बहुत ही वाइडली स्प्रेड है। कैटरेक्ट्स आपने सुना होगा, लोगों को जो मोतियाबिंद जो उसको बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस है, सबके घर में जब ओल्ड एज में मिलता है किसी न किसी को। तो मोतियाबिंद जो है या कैटरेक्ट्स जो होता है, वो जो आंख में प्रोटीन पाया जाता है उसके एग्रीगेशन से जब एग्रीगेट बन जाते हैं प्रोटीन्स के, तो वो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट्स का रूप ले लेता है, जो कि ब्लर कर देता है विजन को। जी। उससे पहले एग्रीगेशन से पहले जो सॉलिड एग्रीगेट बनने की वजह से कैटरेक्ट्स हुआ, उससे पहले वो फ्लूइड लिक्विड फ्लूइड के फॉर्म में आपका प्रोटीन होता है इन जनरल नॉर्मल कंडीशन में, तब आपका नॉर्मल फंक्शनिंग होती है आंख में। सो मेरा रिसर्च जो है वो प्रोटीन और डीएनए के एग्रीगेशन के फिनोमेनन से पहले क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन एग्रीगेट करता है, और या फिर अगर एग्रीगेट किया है तो उसको कैसे हम नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। तो अगर इस सक्सेसफुली आप लोग ये सब कर पाए तो हम लोग मोतियाबिंद को पहले ही क्योर कर लेंगे। मोतियाबिंद मैंने आपको एक सबसे सिंपल एग्जांपल दिया क्योंकि ये वाइड स्प्रेड है, और बट मोतियाबिंद ऐसा है कि ऑलरेडी क्यूरेबल है थ्रू सर्जरी एंड, बट इसका जो मेन फोकस है लोगों का वो कैंसर और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, क्योंकि कैंसर में भी ड्यू टू एग्रीगेशन एंड असेंबली ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स वो कैंसर जो होता है अनक्यूरेबल हो जाता है। सिमिलरली न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज जैसे आपने सुना होगा अल्जाइमर, अल्जाइमर सुना है, जिसमें लोग भूल जाते हैं, वो उसी कारण से होता है कि प्रोटीन जो होता है आपका एग्रीगेट कर जाता है, जो रेलेवेंट प्रोटीन होता है उसके एग्रीगेशन की वजह से
वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाती है न्यूरॉन्स की। ओके, मतलब जा नहीं पाते न्यूरॉन्स, बीच में कुछ स्टक वगैरह हो जाता हाँ, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो एक नॉर्मल फंक्शन होता है हर एक एंजाइम का, प्रोटीन का, जो कि जब तक वो मोबाइल है, जब तक उसमें डायनामिक्स है, तब तक वो नॉर्मली फंक्शन करे। राइट। एक बार वो स्टैटिक हो गया, और स्टैटिक तब होगा जब वो सॉलिड एग्रीगेट, सॉलिड हमेशा स्टैटिक मतलब होगा। तो जब उसकी फ्लूइडिटी खत्म होती है तो फिर ये दिक्कत है, वो डिजीज लाइक कंडीशन हो जाती है। राइट। तो हमारा रिसर्च जो है उस डायरेक्शन में एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन होगा टू अंडरस्टैंड दैट फिनोमेनन एंड टू मिटिगेट द पैथोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ सच फिनोमेनन। ओके। तो मतलब कि बात करें तो इसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। हाँ, जरूर। right. क्योंकि रिसर्च का नेचर जो है वो अभी इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। तो although I am working in chemistry, but my research is spanning from biology to physics and going via the chemistry. So in the core there is chemistry, but I use physics techniques. Right, spectroscopy. And yeah, I'm solving the biological problem. Nice, खतरनाक चीज कर यार आपने, सही है। ठीक है, तो सौरभ जी आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लिया था, राइट जी? थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे कि आपने 10th 12th कहाँ से की, फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और कैसे आप इस वाली फील्ड में आए? जी, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से आता हूँ, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गांव के पास के ही स्कूल से हुई है। 5th क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में मैंने पढ़ा। उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ से मैंने अपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया। जो सीबीएसई उसके बाद सीबीएसई बोर्ड था? नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश बोर्ड से ही बोर्ड के सारे एग्जाम दिए हैं। अच्छा। तो उसके बाद प्राइवेट था? हाँ, प्राइवेट था लेकिन सीबीएसई नहीं था। हाँ, सीबीएसई नहीं था। ओके। उसके बाद मैं 10+2 के लिए आजमगढ़ में ही सिटी में मूव किया, एक अच्छा स्कूल, चिल्ड्रन कॉलेज, जहाँ पे मैंने यूपी बोर्ड से ही बट इंग्लिश मीडियम से अपनी 10+2 की पढ़ाई की। ओके। उसके बाद चूंकि गांव से बाहर आने पे पता भी चलता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, सही बात है। तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे पता चला कौन सा एग्जाम है, क्या पैटर्न है, तो वो सब फॉलो करके मैंने एग्जाम दिया एंड आई कुड मेक इट टू बी इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। राइट, सही। तो वहां से मैंने अपना बैचलर्स किया, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री मेजर। राइट। हाँ, अपने तरफ मेजर यूनिवर्सिटी या फिर मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी आप बोलेंगे तो बीएचयू ही है। और बीएचयू में जाने के बाद हमको और भी पता चलता है कि अपनी कंट्री में और बियॉन्ड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। राइट। तो बीएचयू में आने के बाद मुझे पता चला कि अगर इफ यू मिस टू बी in IITs or premier institute of the country from immediately after 12th, you can still be there after your bachelor's. Right. And the medium for which is IIT JAM exam. So IIT JAM के बारे में मुझे पता चला और मैंने एम किया कि मैं IIT JAM क्रैक करूंगा और प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक IIT, ISC या आईसर के जाने के लिए रास्ता वहीं से खुलेगा। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की और उसके बाद मतलब एक डिसेंट रैंक के साथ मुझे आईआईटी की अपॉर्चुनिटी थी, बट तभी मुझे पता चला कि आईसर्स के बारे में, आईसर्स और आईएससी में भी इसी के थ्रू में जा सकता हूँ। although there will be certain more rounds of examination like interviews. So मैंने इंटरव्यू दिया आईसर्स का, इसमें मैं आईसर मोहाली और आईसर भोपाल दोनों जगह मैंने दिया और दोनों जगह ही सिलेक्ट हो गया। देन आई चूज टू टेक एडमिशन इन आईसर भोपाल। क्यों ऐसा? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, बट आई हैड टू चूज बिटवीन आईसर मोहाली एंड आईसर भोपाल एंड आई लाइक द कैंपस ऑफ आईसर भोपाल। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोफेशनल रीजन नहीं था? प्रोफेशनली आई हैड not much information about the credential and ranking and all. So मुझे यहाँ पे अच्छी वाइब आई तो मैंने बस यहाँ चूज कर लिया। Okay. यहाँ पे
इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में मैंने एडमिशन लिया, जो कि इनिशियली हमको एक नॉमिनल फेलोशिप भी मिलती है, जो कि वो भी एक एडवांटेजेस था। तो मास्टर्स कोर्स करने के बाद आल्सो यहाँ पे फ्रीडम है कि आप एग्जिट लेके इफ यू वांट टू डू पीएचडी फ्रॉम समवेयर एल्स यू कैन डू। सो मैंने यहाँ से अपना मास्टर्स परस्यू किया, एमएससी, एंड देन few of my batchmates chose to go abroad for PhD, but I stayed back here. Actually, I appeared for some campus placement drive, and मैं select हुआ in this Dr. Reddy's laboratory में, some scientist position के लिए. Okay. After MSc, immediately after, but that was the COVID time. No. ठीक है। So 2021 का वो अप्रैल मई रहा होगा, राइट? हाँ। So actually कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव जो हुई थी वो दिसंबर में हुई थी। So मेरा सिलेक्शन हो गया था पहले ही, बट देन दे सेड कि अराउंड अप्रैल मई जून they will be sending the joining letter, and I will have to join from first week of June or so. But कोविड की वजह से वो प्रोसेस डिले हो गया, and I was assured कि I will go for this job. Okay. Because honestly speaking, I was not very much sure about the research कि मुझे रिसर्च में ही जाना है। Okay, ठीक है। बट कोविड की वजह से वही कोविड बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी बना, और रियलाइजेशन भी, लोगों के पास टाइम बहुत था, तो मेरे पास भी वैसे ही टाइम बहुत था, तो रियलाइजेशन हुआ कि शायद रिसर्च भी कर सकता हूँ। So, क्या हुआ कि इस प्रोसेस में डिले हो गया ज्वाइनिंग में। तो मैं वेट कर रहा था ज्वाइनिंग लेटर के लिए, ज्वाइनिंग लेटर आ नहीं रहा था, और मीनवाइल क्या कर सकते हैं, तो रिसर्च पेपर पढ़ने की आदत होती है हमारे, जो ये मास्टर्स का प्रोजेक्ट होता है उसमें। तो मैं रिसर्च प्रोजेक्ट पेपर्स वगैरह पढ़ता था, तो मेरा थोड़ा सा इंटेंशन हो गया था कि शायद रिसर्च भी कर सकते हैं। Okay. So before getting the joining letter from Dr. Reddy's laboratory, I got the email from IISER भोपाल कि मतलब अभी स्टूडेंट्स को they are calling back। तो मैंने कहा कि ठीक है, घर बैठने से अच्छा IISER भोपाल चलते हैं। ठीक है। और चूंकि कोविड टाइम में थोड़ा रिसर्च पेपर ही पढ़ रहे थे, तो थोड़ा इंटेंशन भी इधर को आ गया था। Okay. तो आप अगर डिटेल में पूछेंगे तो मैं फिर बताऊंगा उस पर। तो फिर यहाँ आने के बाद मैंने अपना पीएचडी का जर्नी शुरू किया, और फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। देन मुझे बोलना पड़ा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को कि अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर आ गया। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर कब तक आया? मैं जब यहाँ आया, एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग, आई वाज टेकिंग माय ट्रेन, दैट टाइम आई गॉट एन ईमेल ठीक है। हाँ, दिस इज द ज्वाइनिंग लेटर। इनिशियली ट्रेनिंग थोड़ा घर से होगी, तो लेकिन परेशानी नहीं। अब झोला उठा लिया था IISER भोपाल के लिए, तो फिर सोचा कि शायद अब चलते, यही मर्जी है ऊपर वाले की, इधर ही चला है। राइट। और बोला ना कि मेरा इंटेंशन भी थोड़ा पढ़ने की वजह से इंटेंशन भी हो गया था कि रिसर्च शायद करना चाहिए। ओके, लेकिन साइंटिस्ट वाली जॉब में जाते तब भी आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ने मिलता ही। पढ़ने को मिलता, लेकिन वहाँ पे कुछ डिफाइंड होता है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग है एंड तुमको ये काम करना है, और वही काम बार बार करना है। सो और ज्यादा डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऐसा करके, तो और भी ज्यादा मैंने सुना है कि अगर आप पीएचडी करके फार्मा इंडस्ट्री में जाते हैं, सो यू हैव मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर। ओके, ठीक है। तो आपने जैसे बताया कि झोला उठा लिए थे, आना था IISER, और आपको उसी टाइम पे आ गया मेल। तो मुझे एक चीज और जानना है कि जब आपने मेल देखा, तो ऑब्वियस सी बात है, सबको स्टेशन पे उनके पेरेंट्स या फिर उनके कुछ गार्जियन छोड़ने आते हैं। आपके भी आए होंगे, और आपने उनसे बताया तो होगा ना कि आ गया है, राइट, कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ? जी नहीं, मैंने नहीं बताया था, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन तो मुझे ही लेना होता है। बिल्कुल सही। तो वो डिसीजन लेना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। तो मतलब आपने बताया ही नहीं? उस टाइम मैंने नहीं बताया, फिर मैंने बाद में उनको बताया। अच्छा, कि आया था और रिजेक्ट कर दिया ऐसा? वहाँ पे भी मेरा तो आ गया ज्वाइनिंग लेटर। उनका रिएक्शन क्या था? तो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मतलब कभी भी अपना कुछ इम्पोज नहीं किए कि तुमको ये करना है या ये नहीं करना है।
तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर आया था और मैंने इस बेसिस पे मुझे लगा कि शायद और कर लेना चाहिए, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए कि क्यों नहीं है, उनको समझ में आया कि शायद कुछ बेटर होगा, इसीलिए तुमने अभी के लिए उसको डिनाई। उनको भरोसा। हाँ, राइट। तो पेरेंट्स को भरोसा होना ही चाहिए जी कि हम कुछ करेंगे तो बेहतर ही करेंगे करके। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन कर लिया और फिर उसके बाद आपने 6 महीने और सो आई थिंक आपने पीएमआरएफ के लिए अप्लाई किया और आपको मिला, राइट? जी। फिर वो मिला और उसके बाद तो ठीक है। तो हाँ, एक्चुअली आपको बताऊं कि जब मैं घर पे था तभी मुझे पीएमआरएफ के बारे में भी पता चला था, जब मैं कोविड के टाइम पे था। तो मैंने पीएमआरएफ के बारे में जब मतलब पता किया तो वो भी एक ड्राइविंग फोर्स था कि हाँ, रिसर्च में भी अच्छे पर्क्स भी हैं। मतलब अगर पीएमआरएफ के लिए मैं कोशिश करूं, अगर हो जाता है तो पर्क्स भी अच्छे हैं, फेलोशिप अच्छी है, रिसर्च ग्रांट है, रिकॉग्निशन है, बहुत अच्छा। तो क्यों ना उसके लिए कोशिश किया जाए। डॉक्टर रेड्डीज में तो हो ही गया है, राइट, बट कुछ और कोशिश तो आपने घर से ही ट्राई करना थोड़ा शुरू कर दिया था? घर से मैं रिसर्च पेपर पढ़ता था मैं, क्योंकि ऐसा कुछ इंटेंस नहीं रिसर्च मतलब पढ़ाई करता था, लेकिन हाँ इतना फ्री टाइम था कि कुछ ना कुछ आप करते रहिए तो आप। हाँ, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी से ऑफर लेटर था तो अभी और कुछ पढ़ने का बहुत ज्यादा वो था नहीं। एक तरह से मैं एश्योर्ड था कि ठीक है, अब जॉब का तो है ही, बस ज्वाइनिंग लेटर नहीं आना था। लेकिन सोचा कि ठीक है, इसके लिए भी कोशिश करते हैं। राइट। ठीक है, तो आपने जैसे बताया कि आपने बीएससी अपनी की पीएचयू से, जी, फिर आप आईआईटी जैम के लिए अपीयर हो, उसमें आपकी डिसेंट रैंक है और आपको आईआईटीज भी मिल रही थी, फिर लेकिन आपने आइजर को चूज किया क्योंकि आप वहाँ पे इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए थे। जी। क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं मतलब बीएससी के बाद जिनसे आप इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं? मुझे ये भी जानना है। जैसे सिर्फ आईआईटी जैम ही है क्या कि और भी हैं कुछ एग्जाम्स? अगर आप केमिस्ट्री में बोलेंगे तो प्राइमरीली आईआईटी जैम है, ओके। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में जो मेरे फ्रेंड्स थे, जैसे फिजिक्स में, तो उनके लिए जेस्ट वगैरह भी होता है। फिजिक्स में तो है, फिजिक्स में तो काफी है। तो नहीं, केमिस्ट्री में सिर्फ आईआईटी केमिस्ट्री में जैम ही उस टाइम पे आई गेस था। अपार्ट फ्रॉम जैम, अगर तुम प्लान कर रहे हैं कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो पहले मतलब हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम भी होता है, जैसे जेएनयू का अलग, बीएचयू का अलग, तो वो सब भी हमने दिया था। लेकिन अगर आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सारे एग्जाम्स अगर आपको देखना है तो कवर हो जाता है। तो बीएचयू का जैसे मैंने एग्जाम दिया था, जेएनयू का दिया था, इन सब जगह पे भी मतलब बीएचयू में मेरी शायद 6th रैंक थी। तो एग्जाम्स होते हैं और भी, अभी शायद कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है, CUET पीजी करके, राइट। सो आई थिंक कि जैम के अलावा दूसरा एग्जाम अभी के लिए वही कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है। बट तब बहुत सारे होते थे, हर यूनिवर्सिटी का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अलग। तो हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से जैसे उनको इनटेक लेना रहता था वो लेते थे। जी, अगर आईआईटीज में जाना है या एनआईटी में भी, तो आईआईटी जैम के थ्रू आप जा सकते हैं। आईआईटी जैम के बाद आप एक डिसेंट रैंक लाए हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में या फिर अदर आइसर्स में। बट केवल जैम के रैंक के बेसिस पे नहीं होगा, वो एक प्राइमरी क्राइटेरिया है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फर्दर इंटरव्यूज के लिए। राइट। तो आईएससी या आइसर्स में आने के लिए आपको फिर से इंटरव्यू देने पड़ते हैं। ओके। तो और इंटीग्रेटेड पीएचडी लेने का अगर मैं आपसे फायदा और नुकसान पूछो तो क्या आप बता सकते हैं कि मतलब क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है? जी, आपने ऑप्ट किया था तो कुछ सोच समझ के किया है? फायदा देखिए, मुझे फायदा ही रहा है, मुझे बोलूंगा। कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, कुछ लोगों को मतलब ऐसा होता है कि उनको श्योर नहीं है कि उनको पीएचडी करनी है, तो मास्टर्स जो होता है उनका डिलेड हो जाता है, जो कि जनरली एमएससी करके वो 2 साल में कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी आप करेंगे तो वो थोड़ा डिले करके मास्टर की डिग्री मिलती है 3 साल में। और कहीं कहीं ऐसा प्रोग्राम ही होता है जैसे आइसर पुणे में कि आपको एमएस एग्जिट नहीं है। राइट। तो अगर मान लीजिए मास्टर्स का परस्यू करते करते आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं रिसर्च के लिए नहीं बना हूँ, तो आपको इधर विदाउट डिग्री एग्जिट करना पड़ेगा या फिर आपको एटलीस्ट 6-7 ईयर्स तक
कुछ सिग्निफिकेंट काम करना होगा रिसर्च में, तभी आपको कोई डिग्री मिले। राइट राइट। तो डिसएडवांटेज यही है कि आपका टाइम, अगर आप श्योर नहीं हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बट आप अगर श्योर हो तो ये एडवांटेजियस ही है कि आपको ना अर्ली एक्सेस मिल जाता है रिसर्च में। एमएससी में क्या होता है कि हम थोड़े फ्री से रहते हैं लोग, राइट, कि ठीक है उसके बाद हाँ कोई दूसरा एग्जाम भी दे सकते हो, श्योर नहीं हो कि रिसर्च करना है, और उसी हिसाब से एक्सपोजर भी होता है। राइट। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में हैं तो 1 से 2 सेमेस्टर के बाद ही आपको रिसर्च एक्टिविटीज में ही कुछ लैब रोटेशन वगैरह होता है, तो उसके थ्रू आप लैब में काम करने लगते हैं, आप समझने लगते हैं कि क्या क्या होता है रिसर्च में, क्या क्या फील्ड होती हैं। राइट। तो आपको एडवांटेज ये है कि आपको पहले से पता चल जाता है। जैसे पीएमआरएफ के लिए भी मुझे पहले से ही मतलब उसकी क्राइटेरिया वगैरह मैंने देखने लगा था, तो मैं थोड़ा सा अपने यहाँ के एमएस प्रोजेक्ट में इंटेंसिवली काम किया, सो दैट कि मतलब मैं कुछ रिसर्च पेपर भी एज एन ऑथर राइट हो सके मेरा। हाँ, तो जो कि प्लस पॉइंट भी रहता है पीएमआरएफ के। हाँ, पीएमआरएफ के लिए वो है कि आप रिसर्च में इन्वॉल्व हो, ये ऑलरेडी उनको दिखना चाहिए। राइट। तो जबकि एमएससी के केस में ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़े टाइम का डिसर्टेशन होता है, तो आप शायद रिसर्च एक्टिविटी कर नहीं पाते हैं सिग्निफिकेंट, तो वो एडवांटेजियस नहीं हो सकता है उस केस में। और एक और मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो हाँ थोड़ा सा मतलब कुछ 10,000 15,000 मिलता है हर इंस्टीट्यूट में, बट ना ये इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम चूंकि 6 साल का ही होता है आपका मास्टर्स और पीएचडी में, तो आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपका ऑलरेडी 1 साल का कम फेलोशिप मिल रहा है। बट एनीवेज मेरी नजर में ये एडवांटेजियस है उनके लिए जिनको पीएचडी करनी है, अगर उनको लगता है कि पहले से ही मतलब फिक्स हो के अगर आप आ रहे हो, क्योंकि आपका रिसर्च में भी कम टाइम लगता है। बाकी लोगों को जब एमएससी के बाद आते हैं तो 1 साल 1.5 साल लगता है समझने में ही कि हाँ मुझे करना क्या है। हाँ, जबकि यहाँ आपको मास्टर्स में ही समझ में आ जाता है। तो ये ऐसा करके आप मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी चूज करने से पहले थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए कहाँ क्या उनको करना है और क्या उनको नहीं करना है, फिर उसके हिसाब से उनको डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ अगर एमएससी करनी है तो उनको डायरेक्टली आईआईटीज या फिर सेंटर, फिर वो पैसे के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 10,000 15,000 में आपका टाइम वेस्ट होता है। और कहीं न कहीं आप अगर आईसर्स में आके इंटीग्रेटेड पीएचडी परस्यू कर रहे हैं तो आप उस 3 साल में आप भूल जाइए कि आप कुछ और प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट। क्योंकि आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिस लैब में आप असाइन किए जाओगे उसमें आपको रिसर्च एक्टिविटी में कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप मतलब कहीं और फोकस नहीं कर सकते किसी भी और एग्जाम के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब सोच समझ के ही इस फील्ड में आना चाहिए। ठीक है, तो आपने पीएचडी यहाँ से ज्वाइन कर ली, मुझे वो वाला मोमेंट जानना है कि जब आपने मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी आपने ज्वाइन की, तो कुछ टाइम का हमारा एमएससी का कोर्स वर्क होता है, राइट, 1-2 साल का, क्योंकि मैं भी इंटीग्रेटेड पीएचडी हूँ यहीं से, तो पहला 1-2 साल तो आपका कोर्स वर्क होगा, फिर उसके बाद आपको एक सुपरवाइजर चूज करना पड़ता है जिसके साथ आप एमएस का अपना या एमएससी का अपना प्रोजेक्ट करोगे, राइट। वो आपने कैसे चूज किया था कि मुझे इन्हीं सर के अंडर काम करना है, सप्तऋषि सर के अंडर काम करना है, या फिर वो फील्ड कैसे आपने चूज की? फील्ड कैसे चूज की वो आपको बताऊं। बाकी प्रोफेसर के लिए क्या होता है कि हमको ऑप्शन होता है, इवन फील्ड के लिए भी, कि आप लैब रोटेशन करिए। ओके। कम से कम 3 रिसर्च ग्रुप में या फिर 3 से ज्यादा भी आप कर सकते हो अगर टाइम मैनेज कर पाओ तो। एंड देन यू विल गेट टू नो कि किस में तुमको इंटरेस्ट आ रहा है। ओके। एंड यू आर गुड टू वर्क ऑन। सो मैंने जैसे लैब रोटेशन किया था 3 अलग-अलग रिसर्च ग्रुप में। एक एक्सपेरिमेंटल फिजिकल केमिस्ट्री, एक थ्योरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री में, जहाँ पे आप कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हो, कंप्यूटेशन वगैरह, हाँ, सिमुलेशन वगैरह। और एक जो था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल। सो देन आई चोज एन लैब which was different from all 3 labs, जिसमें मैंने लैब रोटेशन किया था। क्योंकि वहां पे ऑनेस्टली स्पीकिंग जहाँ पे मुझे पता चल गया, जहाँ मैंने लैब रोटेशन किया था वहां पे कुछ न कुछ मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ पे ये अच्छा, यहाँ पे ये खराब है। ओके। बट कुछ इंट्यूशन और अनसर्टेनिटी के साथ भी लैब ज्वाइन करते हैं हम, कि हाँ मतलब मुझे जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेस्ट था, स्पेक्ट्रोस्कोपी थ्योरेटिकली पढ़ने में भी,
क्योंकि वो एक्चुअली थ्योरेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू होता है। और फिर जब आप टेक्निक्स के बारे में देखते हैं कि इस टेक्निक से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप बहुत सारी चीजें विजुअलाइज कर सकते हो, है ना, महसूस कर सकते हो कि ये फिनोमेनन हो रही है। तो सबका अलग अलग होता है अपना, लेकिन मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसी सब रीजंस की वजह से इंटरेस्ट था। तो यहाँ पे मुझे पता था कि मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हार्डकोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोफेसर सप्तर्षि मुखर्जी का ग्रुप इन्वॉल्व है। तो मैंने उनको अप्रोच किया था कि सर आई एम इंटरेस्टेड। ये 3 लैब एक्सप्लोर करने के बाद? हाँ, ये 4th लैब में मैंने तो अच्छा ये बताइए, जब आप लैब रोटेशन करते हो, मतलब जाते हो आप किसी भी लैब में एक्सप्लोर करने, तो ऑब्वियस सी बात है आप सुपरवाइजर से मिलके थोड़ा फिर लैब आप रोटेट करते होगे, राइट? जी। कि सर मैं आपकी लैब देखना चाहता हूँ या कैसा काम होता है वो देखना चाहता हूँ। फिर आप जब उनको छोड़ के आते हो तो क्या उनको बताना रहता है, या फिर कुछ ऐसे भी प्रोफेसर हैं जो कुछ पूरा मानते हैं? ऐसा एक्चुअली छोड़ के आने वाली कोई चीज नहीं है। ऐसा सिस्टम है कि लैब रोटेशन वो कोर्स वर्क का जो टाइम होता है उसी टाइम में होता है। ओके। और वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि वो डिपार्टमेंट की पॉलिसी होती है कि आपको किसी लैब में 1 से 2 महीने का लैब रोटेशन करना है। ओके। सो 2 महीने के बाद आपको वहां से छोड़ना ही है। रियलाइज हो जाएगा, राइट? तो वो स्टूडेंट पे नहीं होता कि तुम छोड़ रहे हो कि ना। बट हाँ, ऐसा जरूर है कि मतलब अगर आप किसी लैब में लैब रोटेशन कर रहे हो, आप अच्छे हो, तो वो चाहेंगे कि आप उनकी लैब ज्वाइन करो। और आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो डेफिनेटली वो भी मन बना लेंगे कि आप हमारे लैब में ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट ना करो। राइट। आपके परफॉर्मेंस और आपके तो आपने 3rd ईयर में ही आके, मतलब मैं अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी के 3rd ईयर में ही आके आपने सप्तऋषि सर की जो लैब है? नहीं, मैंने सप्तऋषि सर की लैब अर्ली ज्वाइन, 2nd ईयर में ही ज्वाइन कर ली। 2nd ईयर में कर ली? उससे पहले आपने 2-3 लैब्स एक्सप्लोर कर लिया था। राइट। तो जब आपने मतलब मैं ये कह सकता हूँ एंड ऑफ द 2nd ईयर जो आपने ज्वाइन किया जी, तो पहला प्रोजेक्ट आप बता सकते हैं कि पहला प्रोजेक्ट आपने फाइनलाइज कैसे किया था? पहला प्रोजेक्ट आप फाइनलाइज नहीं करते हैं। एज एन एमएस स्टूडेंट आपको उतना नॉलेज नहीं होता और आपको उतना एक तरह से कहिए कि अधिकार भी नहीं होता कि आप प्रोजेक्ट चूज करोगे। राइट। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम पढ़ते हैं, हमें रिसर्च पेपर या कुछ हमें लिटरेचर रिव्यू दे दिया जाता है। मान लीजिए मे भी हमारे पास 2-4-6 आइडियाज आए, भले ही वो खराब हो, अच्छे हो, फिजिबल हो, नहीं हो, ये सब हमें नहीं पता होता क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं। तो क्या ये भी फ्रीडम रहता है क्या कि हम खुद का 4-5 आइडिया दें या उसमें से वो बता दे, या फिर वो सिर्फ सुपरवाइजर ही पहला प्रोजेक्ट? एक्सपेरिमेंटल लैब में मुझे नहीं लगता कि वो फ्रीडम है आपको कि आप खुद करो। हाँ, आप वो आइडिया अगर ऐसा है, मतलब अप्रिशिएट किया जाता है, आपने कुछ सोचा, आपने पढ़ा, तो आप डिस्कस करिए। जो ऑलरेडी सीनियर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, पीएचडी, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि मैंने ये सोचा। अगर उनको इन लाइन लगता है तो वो आपको, मतलब अगर सब कुछ ठीक है, उनको भी लगता है कि हाँ वो कन्विंसिंग आइडिया, तो जरूर बोलेंगे कि चलो मतलब इस पे काम कर सकते हैं। बट वो किसी के मतलब मेंटर होगा लैब में अदर देन सुपरवाइजर भी, वो भी कन्विंस है कि हाँ ये कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो सुपरवाइजर से भी डिस्कस कर ले, तभी वो एक तरह से आप कर सकते हो। बट आप ऐसा भी है कि आप अगर कुछ सोचे हो, उनको मतलब सीनियर्स को ने अप्रूव नहीं किया, अप्रूव मतलब कि उनको नहीं कन्विंसिंग लगा, सुपरवाइजर को कन्विंसिंग नहीं लगा, बट आप जब खुद सीनियर पीएचडी बनते हो, सीनियर रिसर्च फेलो, तब आपको तब तक फ्रीडम आ जाती है कि तब तक आप अगर कुछ सोच रहे हो कि ये किया जा सकता है, मतलब वो सुपरवाइजर भी उस चीज को ऑटोमेटिकली मानता है कि हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि इतना तुम्हारे पास अभी वो है, एक्सपीरियंस है कि तुमने अगर कुछ सोचा है कि कर सकते हैं, तुम्हें भी कर सकते हो। तो क्योंकि जब हम लैब रोटेशन कर रहे हैं या एमएस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम बहुत एम्बिशियस होते हैं, अभी नया आते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये कर सकते हैं, बट फिजिबल भी होना चाहिए गिवन द रिसोर्सेस अवेलेबल इन दैट लैब। तो मतलब फिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सीनियर से बात करनी पड़ती है, फिर उसके बाद अगर है फिजिबल तो सर अप्रूव कर भी देते हैं। कई बार ऐसा हो भी सकता है, मतलब ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि आपको सर ही कुछ दे, और नहीं तो फिर क्या एक्चुअली रिसर्च आइडियाज जो है ना, वो आपको कोई मतलब ऐसे बना बनाया देता नहीं है। वो आप सर भी, मतलब सर तो एक इंडिविजुअल है, तो ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट को वो रिसर्च आइडिया मतलब देने के लिए वहां पे है, बट वो कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्कस करने के लिए है किसी चीज पे, कि वो अपने नॉलेज से
एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि हाँ ये फिजिबल है या ये हो सकता है, उसी के लिए आए। वो सर किसी के भी, मुझे नहीं लगता कि किसी के सर हमेशा स्टूडेंट्स को रिसर्च आइडिया देते रहते हैं। शुरू में वो एक रास्ता दिखाते हैं, एक ब्रॉड एरिया बता देते हैं कि इस फील्ड में कर सकते हो कुछ, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और कुछ ना कुछ निकल ही आता है। हाँ, क्योंकि बहुत ओपन प्रॉब्लम्स हैं हर एक फील्ड में, राइट। ठीक है, तो आपने ये बताया। अच्छा, क्या आप ये भी बता सकते हो क्या कि जैसे आपने कहा कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पसंद थी, थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स से भी मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत प्रेम था। फिजिक्स एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था स्कूल टाइम से। तो अगर आप मेरे क्रेडेंशियल्स देखेंगे, मार्क्स वगैरह देखेंगे बोर्ड में, तो केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा मेरा फिजिक्स और मैथ्स में था। ओके। तो कहीं ना कहीं भले मैंने केमिस्ट्री ले लिया था अपने ग्रेजुएशन में और आगे केमिस्ट्री को लेके पढ़ गया, लेकिन सही बोल रहे हैं आपकी, इंटरेस्ट मेरा पहले से था, राइट। तो रिसर्च में आके, वो इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन में आके, राइट, और उसका फायदा भी मिला। हाँ जरूर, राइट, क्योंकि आपने फिजिक्स अच्छे से की थी, मैथ अपने अच्छे से की थी, तो आपको जो लोग प्योर एकदम केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं या उनका एकदम कैताली है फिजिक्स और मैथ, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, उसमें आपको कम टाइम लगा। आपको बताऊं, केमिस्ट्री लोगों, मतलब ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है केमिस्ट्री में, जैसे इंटरव्यू देने के लिए जो आते हैं रिसर्च के लिए, तो आप ओपिनियन अगर लेते हैं ना, तो आपको मिलेगा कि मोर देन 60%, 70% लोग, 80% लोग, उनका रुझान होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेसिस है ना, वो फिजिक्स है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स। राइट। सो क्वांटम केमिस्ट्री से जब शुरू होगा आपका कि सबका बेसिस यहाँ से है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, थर्मोडायनामिक्स हो, राइट, कुछ भी हो, तो वो फिजिक्स से शुरू होता है। वो फिजिक्स का ही कंसेप्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो 50% के अराउंड तो फिजिक्स का लगता है। और जब मैथमेटिक्स आता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, केमिस्ट्री मतलब हम ये सोच के नहीं आए थे। तो और मेरा भी ऐसा नहीं है कि फिजिकल, जैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 होता है सब डोमेन, तो मेरा भी ऑर्गेनिक सबसे अच्छा था, इनऑर्गेनिक उसके बाद, और फिजिकल मेरा भी तीनों में सबसे वीक था। अब कोर्स वर्क में अगर देखा जाए तो, बट फिर भी मैंने देखा कि मतलब मेरे साथ में जो लोग थे, वो लोग मुझे बोलते थे कि मतलब हम लोगों में सबसे अच्छा तेरा फिजिकल केमिस्ट्री है, ऐसा वो बोलते थे। और क्रेडेंशियल से भी लगता था। तो वो बोलते हैं ना, अंधों में कन्वर। राइट। ठीक है, तो मतलब मुझे लगता था कि ठीक है, अगर कोई नहीं चूज कर रहा है मेरे साथ का फिजिकल केमिस्ट्री, तो और उधर वैकेंसी भी बहुत है, कोई मतलब नहीं जा रहा है, तो शायद मुझे जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज वही होती है जहाँ पे मतलब भीड़ कम हो। राइट, सही है, सही। तो इसमें भी आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया। हाँ जरूर। ठीक है। तो आपने फिर फिजिकल केमिस्ट्री में और फिर इंटरडिसिप्लिनरी वाली फील्ड में अपनी रिसर्च आगे कैरी ऑन की, राइट। ठीक है, तो अच्छा ये भी बता सकते हैं क्या कि जो वर्क फ्लो आपका रहता है, मान लीजिए कोई आइडिया मिला या फिर कोई ब्रॉडर एक रिसर्च एरिया मुझे मिला, एक वर्क फ्लो होता है, राइट, कि पहले हमें आइडिया मिलता है, फिर हम उस पे काम करते हैं, फिर उसका डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर रिसर्च पेपर लिखते हैं, फलाने ढिमकाना, ऐसे करके। आपके केमिस्ट्री में वो क्या है वर्क फ्लो? हाँ, वर्क फ्लो हमारे में भी वही है। हम देखते हैं कि देखो सबका एक ऑलरेडी करते हैं, सिंथेसिस वगैरह भी करते हैं। हाँ, सिंथेसिस वगैरह, सिंथेसिस मतलब पार्टली मैंने अपने रिसर्च में किया है। इन माय एमएस प्रोजेक्ट मैंने सिंथेसिस किया है, बट जब मेरा पीएचडी स्टार्ट हुआ तो मैंने पीएमआरएफ के लिए एक प्रोजेक्ट लिखा था, जो कि सिंथेसिस बेस पे नहीं था। वो बायोफिजिक्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को लेके ही आप इन्वेस्टिगेट करते हैं। मतलब वो प्रोटीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो डीएनए सीक्वेंस ऑलरेडी आपके फिजियोलॉजी में है, हम उसको ऑलरेडी मतलब परचेज कर सकते हैं कमर्शियली, या सिंथेसाइज कर सकते हैं विद नोन प्रोसीजर, और उसको लेके आप इन्वेस्टिगेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। तो सिंथेसिस सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं था, बट थोड़ा बहुत था। तो हम एक्चुअली ऑलरेडी हमारे दिमाग में थोड़ा सा ये होता है बायसनेस कि हम बायोफिजिक्स के इस चीज को देख रहे हैं, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम हमको मतलब फोकस करनी है, राइट। तो अगर उससे रिलेटेड वहां पे कुछ दिखता है, कुछ क्लिक करता है कि हाँ, तो ठीक है, वो हम मानेंगे कि हाँ वो प्रोजेक्ट में कुछ है। अदरवाइज है तो बहुत कुछ इसमें, राइट। अगर वो हमारे डोमेन का नहीं है तो हम बोलते हैं कि नहीं, उस प्रोजेक्ट में कुछ मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि सिंथेसिस में लोगों को सिंथेसाइज हो गया, वो प्रोडक्ट दिख गया, तो बोलेंगे कि वो प्रोजेक्ट हो गया, क्लिक कर गया। हमारे में हम जो प्रॉब्लम, जैसे
मैं कुछ डायनामिक्स देखना चाहता हूँ, कन्फॉर्मेशनल डायनामिक्स, फंक्शनल एक्टिविटी, अगर वो दिख गई तो मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट क्लिक कर गया। एंड फर्दर मैं उसको मतलब जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। राइट, लेकिन उसमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जो हमारे उस डोमेन में नहीं, इसलिए हम उसको नहीं देखते। राइट, तो मैं वर्कफ्लो की बात कर रहा था। क्या वर्कफ्लो रहता है कि आइडिया आपको मिला और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन तक, उसके बीच में क्या है एक वर्कफ्लो आपका, मुझे बता सकते हैं? हाँ, वही आइडिया हमने सोचा एक, और जो प्रीरिक्विजिट्स है कि ये प्रोटीन या ये डीएनए मुझे चाहिए, सीक्वेंसेस ओलिगोमर्स होते हैं, ओके, तो वो हम डिजाइन करेंगे ओलिगोमर्स, वो सिंथेसाइज करवाएंगे, कमर्शियली अवेलेबल नहीं होता है, वो सिंथेसाइज करके दे देते हैं। जैसे बोला कि सिंथेसिस मेरा डोमेन, तो उनसे वो लेके हम डिफरेंट कॉम्पोजिशंस बनाएंगे और देखेंगे कि किस कॉम्पोजिशन में, किसी कॉम्पोजिशन में जो हम डायनामिक्स देखना चाहते हैं वो है कि नहीं। अगर वो डायनामिक्स है तो एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करेंगे। अगर वो प्रूफ हमें मिल गया, उस बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे विद जस्टिफिकेशन कि हाँ मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसे ऐसे प्रूव है, एंड देन हम रिसर्च पेपर में उसको बदलते हैं अल्टीमेटली। तो पहले मतलब कि लिटरेचर रिव्यू में या लिटरेचर में जो चीजें हैं उसको आप रीप्रूव करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये चीजें सब कुछ सही चल रही है, फिर उसके बाद आप अपनी हाइपोथेसिस लगाते हैं और फिर उसके बाद आप जी लिटरेचर से ही हमको आइडियाज आते हैं। तो लिटरेचर से आइडिया लिया हमने, फिर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसको भी फिर से मतलब समझने के लिए फिर से हमको लिटरेचर बार बार जाना ही पड़ता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब मान लीजिए लिटरेचर में कुछ एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ है जी, कुछ थियरी दी गई, क्या हम उसको भी वेरीफाई करते हैं ना पहले, फिर उसके बाद हम लोग अपने जी जरूर मुताबिक कुछ ना कुछ जो हमें देखना है लिटरेचर में, स्पेशली अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जाएंगे तो लिटरेचर में अगर कुछ लिखा है, डॉक्यूमेंटेड है, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। ओके, ये ऐसा मतलब हमें मान के चलना पड़ेगा। लेकिन क्या ये होता नहीं क्या पता कि वो जो डॉक्यूमेंटेड है थोड़ा सा मैनिपुलेटेड डेटा होता फिर? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर होता होगा कोई पर्टिकुलर केस में तो वो एरर है सिंपली। राइट। जैसे बायोफिजिक्स में मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा है ही कि कोई जैसे मेरा ही कोई डेटा, मैंने कोई हाइपोथेसिस दी, तो जस्ट बिकॉज कि मेरे सिस्टम में मिल रहा है वो पब्लिश नहीं होगा काम कभी, ठीक है। सोसाइटी में वो ओपनली नहीं आएगा। मैं भले बोलूं कि ये है ऐसा होता है, लेकिन जब तक मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ अपने एक्सपेरिमेंट से, जो ऑलरेडी नॉन एक्सपेरिमेंट है उनके बेसिस पे प्रूव किया, और मैंने कोरोबोरेट नहीं किया कि हाँ मतलब ऑलरेडी लिटरेचर है जो इंडिकेट करता है कि इस केस में ये हो सकता है, तो मेरे केस में ये हो रहा है, तो वो प्रूव करता है। ओके, मतलब कि रेफरेंसेस आपको ज्यादा से ज्यादा रहनी चाहिए जी उस जस्टिफिकेशन के लिए। जी ओके, फिर उसके बाद मतलब जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, समझिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ऑलरेडी लिटरेचर में रिपोर्टेड है कि अगर सपोज आपके पास आपका एक प्रोटीन है जिसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जो दो प्रोटीन असेंबल करते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से असेंबल कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने हाइपोथेसाइज किया अपने पेपर में, लिखा है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से असेंबल कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है अगर कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही असेंबल कर रहे हैं, तो लिटरेचर में ऑलरेडी नोन प्रोटोकॉल है कि ग्वानिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड या यूरिया के प्रेजेंस में वो ब्रेक कर जाएंगे। ओके, अब मुझे अपने सिस्टम में वो रिएजेंट्स सपोज यूरिया या ग्वानिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड ऐड करूंगा और मैं देखूंगा कि वो डिसअसेंबल हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। ओके, अब मैं जिस भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से देख रहा था कि असेंबल कर रहा था तो ये सिग्नल आ रहा था, अभी वो ऐड करने के बाद वो सिंबल डिसअपीयर हो जाएगा। राइट। तो आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि सब तो लिटरेचर में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ पे ये सिग्नल होगा, नहीं है तो ये नहीं। राइट, तो इसीलिए फिजिक्स में जब मतलब फिजिक्स में कह रहा हूँ, आप रिसर्च में जब आओ तो आप ज्यादा से ज्यादा जितना लिटरेचर आप पढ़ पाओ वो आपके लिए जरूर, बिना लिटरेचर के आपका कोई बात सुनेगा ही नहीं। राइट, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे रिसर्च में ना कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने ये किया, जैसे किसी मेरा रिसर्च पब्लिकेशन है तो ये ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ मतलब पहली बार, वो एक कोटेशन है कि अंडर द सन नथिंग इज न्यू। राइट। हम ऑलरेडी जो मैंने साइट किया है 50 रेफरेंसेस, कहीं ना कहीं उनका भी कंट्रीब्यूशन है मेरे रिसर्च में। एग्जैक्टली। तो वो रिसर्च पूरी तरह से मेरी नहीं है,
वो, और जो मैंने किया है उसको भी लेके कोई और साइट करके उस बेसिस पे करे। तो लिटरेचर का बहुत मतलब सब बड़ा रोल है। हाँ, राइट राइट। आइडियाज आते हैं लिटरेचर से, जस्टिफाई कैसे करना है उसका भी आपको मतलब स्किल आता है लिटरेचर से। और फिर आप मतलब लिटरेचर बहुत कैसे आप पेपर लिखते हो, कैसे जरूर, क्या रिपोर्ट करते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी आइडियाज ही उसी से मिलते हैं। राइट राइट, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से बताया दर्शकों को, जो लोग सुन रहे होंगे उनको बहुत चीजें पता चली होंगी। ठीक है, तो अभी तो ये हो गई कि हमारी जो एकेडमिक्स की बातें, अब क्या इस एकेडमिक्स में आने पर आपको कुछ चैलेंजेस भी देखने पड़े थे? मतलब जब आपने पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑप्ट किया, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या आप बता सकते हैं? पर्सनल भी बता सकते हैं, एकेडमिक भी बता सकते हैं। आने के बाद या आने के लिए? आने के लिए बता सकते हो आप, आने के बाद? आने के लिए तो आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव है, एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज हैं, वो आपको क्लियर करने हैं। ठीक है। और मे भी आपको फैमिली को भी कन्विंस करना पड़ सकता है कि मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ, क्योंकि पीएचडी एक बड़ा गैम्बलिंग है। राइट राइट। तो इट्स लाइक यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया था कि पीएचडी इज लाइक एंटरिंग इनटू टनल। तो 5-6 साल का है ये। तो आप एक बार टनल में चले गए तो थोड़े दूर चलने के बाद ना आपको बहुत सोचना पड़ेगा। आप अगर एग्जिट करना भी चाहते हैं तो आपको वापस उतना पीछे आना पड़ेगा। राइट। क्योंकि आपने उतना अपना टाइम वेस्ट किया है, और अगर पार भी करना है तो आगे बहुत तो बहुत सोच समझ के जाना है। तो वो कन्विंस भी करना पड़ता है, अपनी फैमिली को आपको कन्विंस करना पड़ सकता है कि हाँ मतलब पीएचडी करने जा रहा हूँ, तो मतलब मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, ये सब चीजें। उसके अलावा वही मतलब आपको जो एग्जाम्स वगैरह हैं वो क्लियर करने होंगे। और यहाँ आने के बाद हाँ, रिसर्च में मुझे लगता है कि शायद हर किसी की रिसर्च में, आपने पहले भी लोगों से डिस्कस किया होगा, तो हर किसी की रिसर्च में चैलेंजेस तो जरूर होते हैं। राइट राइट राइट। वो केवल रिसर्च का चैलेंज नहीं है, मतलब लोगों के साथ डील करना, ये लाइफ में हर जगह ही सबको चैलेंज होता है। बिल्कुल सही। तो रिसर्च में भी है कि आप एक रिसर्च ग्रुप में काम करते हैं जहाँ पे आपके पीयर्स होते हैं, तो उनके रहने से आपको एडवांटेज भी होता है और आपको मतलब चैलेंजिंग भी होता है लोगों के साथ डील कैसे करना, क्योंकि अलग अलग सराउंडिंग से लोग आके यहाँ पे हैं, तो हर कोई डिफरेंट है, सबका ओपिनियन अलग है। हाँ, बिहेवियर अलग है। राइट। तो सबके साथ डील करना भी आप इसी रिसर्च में सीखते हैं। ओके। तो एक पूरी वो सब चीजें भी चैलेंजिंग होती हैं। पूरी जिंदगी ही है रिसर्च। हाँ, कह सकते हैं। हाँ जरूर, लोगों के साथ डील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो आई थिंक लाइफ के हर स्टेप पे आपको फेस करना पड़ता है। तो रिसर्च में भी वो है। और रिसर्च प्रॉब्लम्स को लेके तो है ही चैलेंज कि आपको हमेशा ऐसा नहीं कि आप ये आइडिया प्रपोज किए या सोचे और वो होगा। ये आइडिया नहीं, बल्कि आपके 10 आइडिया 100 आइडिया लगातार फेल हो सकते हैं। राइट, होता है, ये तो होता है। मतलब ये तो ऑब्वियस है। मतलब आपको जो आपका फेलियर है ना, उसको आपको आराम से एक्सेप्ट करना चाहिए ड्यूरिंग पीएचडी, मुझे ऐसा लगता है। और ये हमेशा सोचते रहना चाहिए, चलो ये नहीं हुआ, कुछ और हो जाएगा, कुछ और। ऑप्टिमिस्टिक आपको हमेशा रहना पड़ेगा, तभी आप इस वाली रिसर्च की जर्नी को सही से कॉन्कर कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत होनी ही होनी। जी। और फेलियर भी ठीक है, फेलियर है तो उसको फेलियर मानना ही पड़ेगा। मतलब वो दिखता ही है कि फेलियर है, बट ना रिसर्च में मतलब किसी प्रोफेसर से ही जब लैब रोटेशन में करता था, उस टाइम पे किसी से ऐसे डिस्कस करते थे कि मतलब रिसर्च क्या है, तो वो बताते थे और उन्हें बताया कि अगर रिसर्च करने जा रहे हो तो रिसर्च में ना ये मत सोचना कि आज तुमने दिन भर काम किया और जो रिजल्ट तुमने सोचा था कि ये आना चाहिए वो नहीं आया, तो उसको फेलियर मत समझना। ओके। क्योंकि तुम्हारे जो 10 फेलियर्स के बाद जो एक सक्सेस मिलती है, वो एक्चुअली वो ऐसा नहीं है कि वो 11th वाला वो सक्सेस है, बाकी 10th फेलियर था। एक्चुअली वो प्रोसेस का हिस्सा था। 10 तुमने स्क्रीन आउट किया, राइट, तो 11वें के लिए राइट, और 10 चीजें तुमको पता चली ना, पता चली कि ये नहीं है। हाँ। और फिर मोर ओवर हर दिन काम करने के बाद शाम को, रात को जब तुम ये सोचोगे कि आज मैंने ये सीखा कि ऐसे होता है या फिर ऐसे नहीं होता है ऐसे करने पे, तो अगर वो तुम दिमाग में सोचोगे कि हर दिन मैंने कुछ सीखा, तो वो चीज तो आप जर्नी को एंजॉय करोगे। हाँ, राइट। समटाइम्स आप एंजॉय नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे सरवाइव करना भी होता है। समटाइम्स ना आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे ना होता है ना कि जैसे क्रिकेट में होता है कि आपको
बस सरवाइव करना है, टिके रहना है, तो वही टिके रहने वाली चीज है कि वो होता है एक फेज, ठीक रहना है, रन बन ही जाएंगे, मतलब रिसर्च पेपर आ ही जाएंगे ऐसा करके। हाँ राइट राइट। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हमारे बहुत फेमस कोड भी है, फेल का फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ऐसा एकदम करके। तो ये तो मेरे हिसाब से पीएचडी में तो एकदम फिट बैठती है। एकदम एकदम। राइट। पीएचडी तो ऐसा है ही नहीं कि आप जैसे होता है ना कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो सुबह से शाम के हम काम किए तो आपका इतना का पैसा बना, ठीक है, सैलरी बनी राइट। और आपने काम इतना किया, नहीं नहीं है, इसमें काम नहीं, पीएचडी एक्चुअली वर्क नहीं है, हाँ, वो रिसर्च मुझे ऐसा मतलब लगता है जर्नी है, मतलब हाँ। उसको हर चीज उसमें एंजॉय करनी चाहिए, मतलब अच्छा, फेल हुए तब भी एंजॉय करो, कुछ सीखे तब भी एंजॉय करो, yes, और लगातार कंसिस्टेंटली बस करते रहो, yes, कुछ ना कुछ आपको सही मिल ही जाएगा, हाँ मुझे हाँ ऐसा हाँ, लगता है। एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज अननोन, राइट है ना, राइट। अगर नोन होता तो जरूर आपको सुबह से शाम तक कुछ मिल जाता, नहीं, लेकिन लोग अननोन तो इस वाली जर्नी में आते ही हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए वो वर्क नहीं है, रिसर्च है। राइट राइट। और तो आपने बोला आप एक्सपेरिमेंटल लैब में काम करते थे, जी राइट? तो आपका अगर मैं एक दिन पूछूं कैसे आप का जाता था, तो आप बता सकते हैं कि नॉर्मल, अगर मैं मंडे की बात करूं, हाँ। आज मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंटल लैब में काम करते होते, तो आपका एक रूटीन आप मुझे बता दीजिए टिपिकल। हाँ, तो रूटीन यही है कि सुबह जाके, जैसा कि मैंने बताया कि शुरू से लेकर लास्ट तक लिटरेचर मैटर करता है, ठीक है। तो सुबह हम लिटरेचर सुबह कुछ देर के लिए नहीं, मुझे उठने का बताओ। अच्छा, उठने तक टाइम लेके बताओ। उठने का तो हाँ। मेरा जो है वो इंस्पायरिंग नहीं होगा किसी के नहीं लिए, चलेगा, अरे बट मैं थोड़ा सा अर्ली बर्ड नहीं होके हाँ, वो नाइट आउल हूँ कि मैं उठता ही हूँ 8 बजे लगभग, ठीक है, क्योंकि मैं रात को डिले होता है मेरा, ठीक है, तो नहीं वो तो मैं हम लास्ट में आते हैं हाँ, देख लेंगे। तो 8 बजे उठ के हाँ, मतलब रेडी वगैरह होके 9 सवा 9 बजे तक लैब पहुंचते हैं। ओके। लैब पहुंचने के बाद थोड़ा तुरंत काम में नहीं लग के, हालांकि कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है, बट ये है कि पहले लिटरेचर पढ़ते हैं, ओके, कि वो जो ऐसे जो ऑलरेडी अभी तुरंत जो पेपर्स आए हैं, ओके, वो अपने फील्ड से रिलेटेड हम ढूंढते हैं हर जर्नल में, ओके, ओके, कि हाँ अगर कुछ मिला, एक्चुअली आइडियल भी बता रहा हूँ, ऐसा हर बार नहीं होता है, बट हाँ ऐसे किया है, अर्ली टाइम में किया है, इन जनरल ऐसे ही कर। हाँ ठीक है। तो अगर कुछ मिला कि हाँ कुछ नया है, वो इस फील्ड में ऑलरेडी ये आ चुका, तो इधर अपने में सपोर्ट होता है कि हाँ ये आया है, तो इससे मतलब मेरे में असिस्ट होगा कि हाँ मेरा ये आगे का, या फिर ये भी होता है कि आई वाज लुकिंग फॉर सम प्रॉब्लम और वो ऑलरेडी पब्लिश हो गया। हाँ, ये भी होता है। हाँ, तो उससे ये पता चलता है। बाकी डे बिफोर वो कुछ प्लान होता है कि मतलब वीकली या डेली का कि इतना ये करना है, तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अप टू लंच, फिर लंच के बाद, और ऐसा भी नहीं है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुझे लगता है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको डील करना है, तो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी, नॉट कि लंच का टाइम हो गया तो लंच के टाइम पे अब बंद करके चलना है, क्योंकि लेजर ऑन हुआ है तो आपको कंटिन्यूअसली कुछ देर तक करना है, तो समटाइम्स आपको लंच वगैरह स्किप भी करना पड़ सकता है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बाद अगर यूजुअली आप लंच वगैरह के बाद फिर से आते हैं तो ऐसा आइडियली तो तुरंत काम करना चाहिए, लेकिन ये है कि नैप वगैरह भी होता है। राइट, ठीक है, लैब में चलिए। हाँ, फिर आप आके फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्राई करते हैं कि शाम को 7-8 बजे तक आपके एक्सपेरिमेंट रैप अप हो जाए, ओके, और आप ताकि एनालाइज कर पाओ उनको और नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर पाओ। मेरा डे ऐसे होता था कि मेरा डिनर तक लगभग एक्सपेरिमेंट चलता था, ओके, एंड रात में मतलब समझिए कि 11-12 बजे तक एनालिसिस वगैरह, ओके, डेटा फिटिंग, ग्राफ वगैरह बनाना, तो ये सब करना, एनालिसिस मेरा देर रात तक चलता था। ओके, हाँ, 12 बजे के बाद, उसके बाद मेरा नेक्स्ट डे का प्लानिंग होता था। ओके, फिर उसके बाद आप मतलब 1-2 बजे तक आप रूम जी, पे आते थे, राइट? हाँ, 2 बजे तक लगभग मैं रूम आता था। ओके, ओके। तो मतलब अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं तो पहला काम आपका लिटरेचर रिव्यू, फिर उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना और फिर उनका एनालिसिस, जी, राइट। तो ये मोटा-माटी एक आपका पूरा दिन हाँ, ऐसे जाता था। जी। और वीकेंड्स मैं एक चीज बोलना भूल गया, ये बड़ा सा मतलब यही शेड्यूल नहीं था बीच में, मतलब मैं अपनी अर्ली पीएचडी के डेज में मैं स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व था, मतलब
प्रोफेशनली नहीं, बट ऐसे अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए बैडमिंटन वगैरह खेलने जाता था शाम को। और फिर लेटर ये होता था कि वो टाइमली फैशन में आप नहीं जा सकते, मतलब कि आप काम में इन्वॉल्व हो तो, या फिर आप आपका कोई पेपर का काम चल रहा है, तो तब मैंने मतलब वर्कआउट के लिए जिम वगैरह ज्वाइन किया था। तो वर्कआउट करना या किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है रिसर्च में, मुझे लगता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता जी। ओके तो अच्छा होगा कि आप पूछ ले। राइट नहीं कवर करिए तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में। हाँ, तो वो भी एक डेली लाइफ में वो भी एक हिस्सा। हफ्ते में अगर 3-4 दिन भी कोई निकाल पाए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, हाँ वो डिपेंड करता है कि मतलब आपके पास कितना टाइम है। तो जब आपका रिसर्च में कुछ नहीं हो रहा होगा ना, तो उस टाइम पे आपको कुछ चाहिए जो इसमें मैं कर, जैसे आप खेल रहे हो तो खेल में आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही कि हाँ मैं, तो वो जो बोलते हैं ना डोपामिन रिलीज या और अदर केमिकल लोचा होता है, तो वो सब कुछ होना चाहिए जो आपको अलाइव फील कराए। तो इन द मिडल ऑफ माय पीएचडी जब ऐसा फेज होता है, जब एक्सपेरिमेंटली कुछ नहीं हो रहा है, रिसर्च में कुछ मतलब आप कर रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है बहुत आउटपुट, तो मैं वर्कआउट के लिए जिम वगैरह जाता है। अच्छा कुछ ना कुछ आप मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर पकड़ लेते। तो शाम को टाइम पे वो भी एक हिस्सा था कि एक्सरसाइज करने की या रनिंग करने के लिए आप जा रहे हो, तो आपको फील हो रहा है कि आप फिजिकली फिट हो। क्योंकि ये भी होता है रिसर्च करते करते जब हम आते हैं लोग तो बहुत यंग होते हैं। जाते टाइम मैंने देखा है, मतलब बहुत सारे लोगों को डिपार्टमेंट में या आसपास के लोगों में कि जाते जाते ना वो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। राइट वो क्योंकि वो बैठ के सारे दिन, या फिर वो एक इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल, खाना सही से नहीं हो रहा है, ये सब चीजें मतलब मैटर करती हैं। वही तो लाइफ स्टाइल पे अपने ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम कोई एक वर्कआउट या कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना जरूरी है, मुझे लगता है। अगर रहेंगे तो फिर मतलब थोड़ा सा और आसान हो जाएगा ना जी, आगे जाके जब आपको जॉब्स वगैरह मिलेगी तो आप उसको भी एंजॉय कर पाओगे। हाँ, आपको रिसर्च के चक्कर में मुझे लगता है ठीक है, और सारी चीजों के लिए आप पॉज कर सकते हो, लेकिन आपको हेल्थ को लेके ना पॉज नहीं करना है कि ठीक है हेल्थ का बाद में देख लेंगे, थोड़ा रिसर्च ही कर लेंगे। हेल्थ के लिए एक्टिव हो रहना बहुत जरूरी है। पैरेलल में कुछ ना कुछ करते रहना। राइट ठीक है। तो आपने ये भी बताया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी काफी ज्यादा मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है मुझे लगता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो कि सबको जानना है आपसे कि आप ये बताइए, जब आप इंटीग्रेटेड पीएचडी मतलब पीएचडी में जब आप आए तो आपने पीएमआरएफ के लिए प्रोजेक्ट लिखा और आपको पीएमआरएफ मिला जी। बिफोर पीएमआरएफ आपको जेआरएफ की फेलोशिप मिल रही होगी, राइट जी। आपको 6-7 महीने 8 महीने या फिर 12 महीने के अराउंड तक आपको जेआरएफ की फेलोशिप मिली होगी जी। उसके बाद जब आप पीएमआरएफ पाने लगे, पीएमआरएफ से पहले और पीएमआरएफ के बाद क्या जिंदगी चेंज हुई ये बताइए। बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, आपको बताऊं बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ। 2-4-5 पॉइंट बताइए। हाँ, पीएमआरएफ को तो मैं अपनी थीसिस अपने वाइवा उसे में इतना मतलब एक्नॉलेज किया हूँ, हार्टफेल्ट एक्नॉलेजमेंट था वो कि पीएमआरएफ की वजह से ना लिटरली मेरे को एक मतलब मोटिवेशन या मोर फोकस्ड होके मैंने काम किया है। पहला तो ये कि पीएमआरएफ की मिलने से पहले एक्चुअली मेरा एमएस प्रोजेक्ट में मास्टर्स में था, जब तक मेरा पीएमआरएफ का प्रोजेक्ट नहीं चला। तो उस टाइम पे जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं मटेरियल सिंथेसिस पे काम करता था, फ्लोरोसेंट मटेरियल वो बनाता था। लेकिन मैंने पीएमआरएफ के लिए चूंकि हाईली कॉम्पिटिटिव था, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट प्रपोजल देना होता है जो कि थोड़ा हटके हो, काफी मतलब सिग्निफिकेंट हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो जी, तो ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड हो ना हो, लेकिन जिस भी फील्ड में, क्योंकि हर फील्ड में आपको एप्लीकेशन नहीं मिल सकता। जैसे मटेरियल्स में मैं काम करता था उसमें एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बट स्टिल मुझे देखना था कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें चीज का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो, जो ऐसा ना हो कि इजीली अचीवेबल हो, क्योंकि वो देख के तो सबको लगेगा कि कल। और कहीं ना कहीं ये था कि पाने की लालच थी, तो मैंने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया जो कि लिटरली आई नेवर इमेजिन कि मैं काम कर पाऊं। और सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा ही प्रपोजल दिया जो कि मुझे भी नहीं लगता था कि वो फिजिबल है। तो बाद में रिसोर्सेज है, बाद में वो फिजिबल हुआ। हुआ। और इसीलिए वो लोग जो बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन जो है करना चाहिए, अच्छी चीज है। आप मैनिफेस्ट करोगे तो होगा ही कुछ ना कुछ।
तो एक तरह से वो मैनिफेस्टेशन था कि मैं इस पे काम करूंगा, लिक्विड फेज सेपरेशन, जो कि रेयरली एक्सप्लोर्ड था उस टाइम पे अपनी कंट्रीज में, और बाहर भी लोग करते थे। ऐसा नहीं बोलूंगा रेयरली एक्सप्लोर्ड था, बट हाँ लेस एक्सप्लोर्ड था। और द रीजन वाज कि उसके लिए जो टेक्निक्स होती हैं वो थोड़ी सी उसकी अवेलेबिलिटी का इशू था। राइट। तो लेकिन मैंने प्रपोजल दे दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले तो प्रपोजल ही कोई देखेगा, रिसोर्सेज क्या लगते हैं मे बी रिव्यूअर्स वो ना ध्यान दे उतना, क्योंकि वो अगर कोई ध्यान देगा तो जब पहले जरूर क्वेश्चन करेगा कि इसने प्रपोजल तो ये दे दिया है, ये करेगा कैसे, इसके पास ये रिसोर्सेज हैं। और लगभग जो रिव्यू कमेटी होती है उनको पता ही होता है कि कौन सी जगह क्या क्या फैसिलिटीज हैं। हाँ, लोगों को तो पता ही होता मतलब हाँ पता होती, क्योंकि वही प्रोफेसर ही तो होते हैं अपनी कंट्रीज के। तो मैंने प्रपोजल दे दिया, और वो प्रपोजल जो कि मेरे लिए भी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा था, लेकिन वो मुझे हमारा फेलोशिप ग्रांट हो गई। वो ग्रांट होना भी मेरे लिए मतलब ऐसा लगता था कि सपना था, और सपना ऐसे पूरा हो गया। तो उसके होने के बाद ये था कि करना तो है, क्योंकि PMRF ऐसा नहीं कि आपको एक बार मिल गया तो मिल गया। वो हर साल आपको पहले साल से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आपने जो प्रपोज किया था उनके पास प्रपोजल हो, उस डायरेक्शन में क्या किया, क्या अचीव किया। राइट। तो प्रपोजल देने के बाद ग्रांट हो गया, और करना था कुछ ना कुछ, क्योंकि इसलिए भी करना था कि अभी 8 महीने बाद रिव्यू है। तो ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल सी लगती थी, लेकिन फिर मैंने उस रिसर्च प्रपोजल पे काम करना ऐसे शुरू किया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है ना, कि उन्होंने बताया कि ये करने से ये आता है। मैंने क्या किया कि मैंने प्रोटीन्स वगैरह मंगाए, और परचेज करने के बाद मैंने उन्हीं का काम रिप्रोड्यूस करने लगा। कि उन्होंने ये किया है, ये गया, और दूसरे का काम रिप्रोड्यूस करके भी ना ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि लिटरली क्या मैंने ये कर लिया जो पेपर में ऐसे लिखा था, जैसे उनका रिजल्ट आया था। अच्छा, और मुझे लगता है रिसर्च का ऐसे करना भी चाहिए हर किसी को, कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी को आप रिप्रोड्यूस करके देखिए। जब मैंने उसी को वो करके देखा, तो करने के टाइम पे पढ़ा किया, फिर उसको देखा कि हाँ वैसे ही आ रहा है। तो उस प्रोसेस में मुझे समझ में आया कि अच्छा, अगर इसकी जगह मैं ये चेंज करके देखूं, क्योंकि ये तो रिपोर्टेड है, इसमें ये चेंज करके देखूं तो क्या होगा। तो वैसे ही मैंने अपना सिस्टम चेंज करने के लिए, सिस्टम मतलब मेन सबस्ट्रेट प्रोटीन चेंज करके देखा। तो एग्जैक्टली उस कंडीशन में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कंडीशंस चेंज करी, और मैंने उस प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली मुझे कुछ रिजल्ट्स दिखने लगे। फिर जो मैंने बोला आपको रिसोर्सेज की कमी थी, वो किसी ने बताया कि इंडिया में NCBS हैदराबाद है, वहां पे केवल वो रिसोर्स अवेलेबल है। तो ये था कि वो तो नहीं हो पाएगा शायद इतना लंबा चौड़ा कोलैबोरेशन। बट फिर अपने यहाँ CIF में भी कुछ अच्छे माइक्रोस्कोप थे, उसमें फैसिलिटी थी, लेकिन पता नहीं था सबको कि वो उसमें वो किया जा सकता है, जबकि किया जा सकता था उस रिसोर्स से। तो यहाँ पे मतलब अपने कलीग से डिस्कस करने के बाद, यहाँ इंजीनियर्स आते हैं उनसे डिस्कस करने के बाद मुझे पता चला कि वो कर सकते हैं। और मैंने आई थिंक पहली बार या मुझसे पहले एक दीदी थी बायोलॉजी में, उन्होंने ट्राई किया था, तो उनको आइडिया था, तो उन्होंने किया था, उन्होंने मुझे बताया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इम्पॉसिबल था उसके लिए उन्होंने मुझे बताया, और वो मैंने कोशिश किया और वो हो गया। सही। तो एक तरह से हवा में तीर चलाने वाला ही सिस्टम था, बट होता है ना कि हाथ पांव मार रहा था, मैं हाथ पांव मारा। तो PMRF मिलने की वजह से मैंने ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जो कि मैं कभी नहीं करता अगर PMRF नहीं मिला होता था। ओके। और वो अनअचीवेबल था। और वो पेपर भी हमने पब्लिश किया। तो हमें लगता था, एक्चुअली पेपर पब्लिश करने में भी वो प्रॉब्लम होता है, अगर आप या आपके सुपरवाइजर पहले से आपके लैब में उस डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा हो तो शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है, लोग डाउट करते हैं कि आपने किया है, आपको उतना पहले से तो बैकग्राउंड है नहीं, तो कैसे। तो पेपर वगैरह पब्लिश करने में हमको प्रॉब्लम हुई, बट हमने पब्लिश किया, और वो पेपर मतलब उस फील्ड में अभी वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है। सही है। तो वो ना बहुत स्ट्रेंथ देता है कि बहुत और कहीं न कहीं उसके पीछे सच बताऊं ड्राइविंग फोर्स PMRF था। तो मैं हर बार एक्नॉलेज करूंगा कि मेरे PhD को
अच्छा बनाने में पीएमआरएफ का बहुत हाल है, बहुत रोल है। अच्छा, इतना ही नहीं, बस एक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोलूंगा आपको, एक ये भी था कि पीएमआरएफ बहुत कम लोगों को मिलता है, लेस देन 1% लोगों को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपके सराउंडिंग में नॉन पीएमआरएफ लोग होते हैं, वो हमेशा आपको मतलब अभी खुल के बोल रहा हूँ कि वो ताने मारते रहते हैं आपको, ठीक है। अच्छा अच्छा, कि हम भी तो कर रहे हैं सुबह से शाम तक काम, राइट है ना, राइट। तो इनको ज्यादा पैसा क्यों मिल रहा है? हालांकि ये बात होती है भाई सिलेक्शन आपके लिए भी ओपन था, आप भी अप्लाई कर सकते थे, मिल सकता था, बट ठीक है। और एनीवेज हमारा हर साल इवैल्यूएशन भी हो रहा है, तो इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है ये। सही भी है कि काम तो सही बात है कर दिया, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। नहीं आप भी देखना, नहीं मैं एग्री भी करता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा फील होता था कि सही बात है, अगर काम सुबह से शाम तक वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा सैलरी क्यों क्रेडिट, मतलब फेलोशिप क्रेडिट हो रही है हर महीने। हाँ, तो वो बोलते थे कि मतलब वो बोलते थे, अपने को भी महसूस होता था। तो ये चीज आप मतलब क्योंकि आइसर्स के हैं तो आप पता कर सकते हैं कि मेरे लैब में मैं अपने पीएचडी के टेन्योर में मतलब ऐसे एंजॉय नहीं किया अलग से, कि होता है ना वर्क लाइफ बैलेंस करना या फिर वर्क लाइफ दोनों एंजॉय करना, मैंने ऐसा नहीं किया। वो मुझे रिसर्च में ही मतलब मुझे वही एंजॉय लगता था जब सैलरी मेरा फेलोशिप क्रेडिट होता था, जो कि बाकियों से ज्यादा होता था, तो वही बहुत सुकून मिलता था, बहुत मजा आ जाता था, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिटरली मेरे को कभी वीकेंड और वीकडेज ऐसे अलग अलग नहीं फील हुआ। वीकडेज में भी मैं मतलब रात को 2 बजे लैब से जाता था, वीकेंड और सैटरडे संडे या कोई छुट्टी हो उसमें भी, तो अपनी तरफ से मतलब 2 गुना तो काम नहीं कर सकते, जैसे 12 घंटे वो कर रहे हैं तो 24 घंटे नहीं कर सकते थे हम, लेकिन हाँ वीकेंड सैटरडे संडे ये जो हॉलीडेज होते हैं इनमें भी ऐसा नहीं महसूस किया कि चलो अब एंजॉय कर, क्योंकि मेरे कलीग बोलते भी थे कि तुम बोरिंग हो, मतलब वो ट्रिप वगैरह प्लान करते थे तो मैं नहीं जाता था मोस्टली, तो क्योंकि मतलब वो चीज मुझे भी रियलाइज होती थी कि हाँ पीएमआरएफ मिल रहा है मुझे, जिम्मेदारी तो हाँ थी। एक तो ये है कि इवेल्युएशन होना है, उसमें सिग्निफिकेंट दिखाना, दूसरा ये कि बात तो ये सही है मेरे कलीग्स की कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पैसा क्यों मिल रहा है, अगर मैं उनके जितना मतलब, हालांकि काम ये नहीं बोलूंगा कि मैं उनसे ज्यादा किया वो कम किए, लेकिन अपनी तरफ से जितना हो सकता था, तो पीएमआरएफ से मतलब सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है मेरी रिसर्च लाइफ में। सो आप मतलब आपकी बात या फिर आपकी पीएमआरएफ की जो सिलेक्शन की स्टोरी है, इसको सुन के एक पॉइंट और यहाँ से निकल के आ रहा है कि अगर फेलोशिप ठीक ठाक मिलने लगे सबको, मतलब 40,000, 42,000 या 45,000, मेरे हिसाब से कोई 25-26 साल का है उसके लिए इनफ नहीं है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, खुद को भी चलाना है, और अगर किसी की शादी हो गई तो उसको अपना गृहस्थी भी देखना है। तो मुझे तो आपको ये नहीं लगता कि अगर सबको एक ठीक ठाक सैलरी मिल जाए, 50,000 या उससे ज्यादा अगर सैलरी मिल जाए, तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो कुछ ऐसी चीजें भी ट्राई करेंगे जो ऐसे कन्वेंशनल तरीके से नहीं करते हैं लोग? आपको नहीं लगता है, जैसा आपने बताया कि आपके पीछे का जो अनअचीवेबल जो आपका जो टास्क था वो आपका एक ड्राइविंग फोर्स है जिसको आप पीएमआरएफ कह रहे हैं, उसकी वजह से आपने ट्राई किया, हाथ पैर मारा, पता नहीं कहाँ से आपने बातें भी कर ली, इंजीनियर से बात कर ली, बाकी तो कोई लोग मुंह भी नहीं लगाते कि आए अपना काम करके जाए वो लोग। तो आप समझ रहे हैं ना, आपको क्योंकि वो मिला, आपको फेलोशिप ज्यादा मिली, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखी, आपने उसको ग्रैब किया और आपने कुछ अलग ही चीज की। तो अगर क्या फेलोशिप बढ़ गई तो आपको नहीं लगता कि 50, 60 या 70% लोगों के अंदर जो एक इनसिक्योरिटी है आप कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि वो एक मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो कुछ और अलग ट्राई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है? ऑनेस्टली बोलो तो नहीं। ठीक है, मतलब मैं जानना चाहूँगा। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि फेलोशिप का अमाउंट बढ़ना चाहिए। क्योंकि सही बात है, आफ्टर एमएससी या जो भी मास्टर्स के बाद हम रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है घर के लिए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अभी हम इस पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मेरे फेलोशिप का सिग्निफिकेंट पोर्शन वो मतलब घर पे मैंने
राइट दिया है, इस्तेमाल किया। फैमिली हर किसी को करना पड़ता है, मैं तो फिर भी सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोगों को हर महीने ट्रांसफर करने पड़ते हैं कि इतना घर का खर्च। तो डेफिनेटली थोड़ा सा फेलोशिप तो बढ़ना चाहिए, बट फेलोशिप बढ़ने के साथ अगर रेगुलेशन थोड़ा ज्यादा बेटर होगा तो रिसर्च आउटपुट बढ़ेगा या फिर लोगों का वो बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे पीएमआरएफ में मेरे को ज्यादा फेलोशिप मिलता था, एक अज्यूम करिए सिचुएशन जिसमें सबको पीएमआरएफ कर दिया जाए, है ना, तो फिर सबको तो नॉर्मल फील होगा, समझ रहे हैं? राइट। मुझे ये नहीं फील होगा कि मुझे मतलब सैटरडे संडे को क्यों करना ही करना है। राइट। ये नहीं लगेगा मुझे कि मतलब मुझे किसी से अलग मिल जाए। वो क्या होता है ना, कुछ भी जब हमको मिल जाता है ना तो वो हम थोड़ा ग्रांटेड लेते हैं कि तो मेरा हक था। थोड़े दिन बाद, शुरू में ऐसे लगता है, लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसे लगने लगता है कि ये तो मेरा हक है। तो वो चीज और भी फॉर्म हो जाएगी जब सबको वही मिलने लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि सब, मतलब मुझे लगता है कि सबका फेलोशिप अमाउंट तो डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई स्कीम है जिसमें आपको थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव बना रहा है कि मे बी पीएमआरएफ को ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में नहीं देके रिसर्च आउटपुट के बेसिस पे भी कुछ दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों को बेस्ट थीसिस अवार्ड, बेस्ट पोस्टर अवार्ड, बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड्स मिलते हैं। राइट। अगर पीएमआरएफ को कोई गलत बोले तो ये सारे अवार्ड्स गलत हैं। बोल सकता है ना कोई कि हम भी भाई साल भर या 5 साल तक रिसर्च किया, हमारी थीसिस को तुम बेस्ट थीसिस नहीं बोल रहे, एक थीसिस चूज किया। ये सब चीजें मुझे लगता है इसीलिए रखा गया है, कॉम्पिटिटिव इसीलिए किया गया है कि हर कोई जब तक कर रहा है उस टेन्योर में थोड़ा कॉम्पिटिटिव फील करके और थोड़ा सिंसियरली काम करे उस अवार्ड को पाने के लिए। मिलना तो किसी एक ही को है, और एनीवेज वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वेदर इट इज पीएमआरएफ, कोई थीसिस अवार्ड या कुछ भी अवार्ड है, वो एब्सोल्यूट वो डिफाइन नहीं करता है कि जिसको मिला है वही, मतलब वही बेस्ट है, बाकी सब खराब है या फिर बाकी सब अच्छे नहीं है। बाकी सब भी अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं बल्कि वो अवार्ड की बेसिस से बाकी सब और अच्छे हुए हैं, वो नहीं होता। तो सब भी ठीक है, डिग्री के लिए करना है, डिग्री तो सबको मिल ही जाएगी कन्वोकेशन में। तो किसी को अगर बेस्ट थीसिस अवार्ड मिल रहा है तो वो सबको ड्राइव करता है थोड़ा। एक ऐसा कॉम्पिटिटिव अवार्ड्स वगैरह होने चाहिए। हाँ जरूर, वैसे ही ऐसी फेलोशिप भी होनी चाहिए। राइट। और इसको अगर मतलब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ना देके अगर हर साल इवेल्युएट करके कोई भी वो अच्छा कंटेंडर उसको अगर आप दे सके। अभी पे हमारे पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ कि मतलब हर साल पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए वो लोग, कि हाँ मतलब ऐसा नहीं कि तुमको मिल गया तो वो समझो कि ग्रांटेड फॉर योर पीएचडी टेन्योर, नहीं। हर साल मतलब मैंने सुना है अपने कलीग्स का, दोस्तों का, कि भाई किसी का टर्मिनेट होगा, किसी को वार्निंग मिली है कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट, मतलब अगर इम्प्रूव नहीं किए तो नेक्स्ट टाइम से आपका नहीं बंद कर दिया जाएगा। और कुछ लोगों का पॉज कर दिया कि हाँ अभी फिर से इंस्टीट्यूट लेवल पे फेलोशिप मिलेगी, अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर पाए वार्निंग के साथ तो अगली बार इम्प्रूव होगा, नहीं तो तुम्हारा टर्मिनेट कर गया। राइट। तो वो सब रूल्स हैं, ऑलरेडी हैं पहले से रेगुलेशन, बट आप जो बोल रहे हैं ना कि सबको अगर वो ड्राइव देने के लिए तो सबका फेलोशिप रेगुलेट करना चाहिए। इसमें 2 पॉइंट है मेरे। तो जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको चलिए पीएमआरएफ दे दिया जाए, और 2 पॉइंट इसमें जो आपने बताया उसमें निकल के आया। पहला ये है कि पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आया कि फेलोशिप बढ़ाइए, लेकिन उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ाइए, हर साल या फिर हर 6 महीने का इवेल्युएशन का एक तरीका बना दीजिए, जिससे अगर कुछ होता है तो उनको एक्स्ट्रा कुछ पैसे दिए जाए, अगर नहीं होता तो उसको डिग्रेड कर दिया जाए, ऐसा करके। सेकंड पॉइंट ये निकल के आता है, अगर फेलोशिप बढ़ती है तो आपको ये नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिसर्च और परस्यू करेंगे? जैसे कुछ लोगों को थोड़ा डर सा लगता है ना कि अगर मैं एक अगर नॉर्मल जॉब भी, एक गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ वन डे एग्जाम देके आफ्टर एमएससी, तो मुझे 50-55 हजार रुपए मिलता है अगर मैं ग्रेड 7 या 8 पे, इतना तो मिलता ही है, और वो परमानेंट है और वो ओवर द टाइम बढ़ता नहीं। लेकिन अगर मैं रिसर्च कैरी करता हूँ तो मुझे 5 साल मैक्सिमम 40,000 मिलेगा, और उसके बाद मेरे पास इनसिक्योरिटीज है, क्या होगा क्या नहीं मैं नहीं जानता। तो ये इनसिक्योरिटी थोड़ी सी कम नहीं होगी अगर फेलोशिप थोड़ा सा ठीक हो जाएगी तो? देखिए, ऐसा बोला जाता है कि इनसिक्योरिटी बहुत जरूरी है आदमी को डायनामिक रखने के लिए। बिल्कुल सही। अदरवाइज वो स्टैटिक हो जाएगा, वो भी एक ड्राइविंग फोर्स ही है। हाँ। तो मैंने बोला आपको ना कि मान लीजिए केवल फेलोशिप अमाउंट बढ़ा दिया जाए, तो लोग ना अभी और ज्यादा रिसर्च में आ जाएंगे। ठीक है। जिसको नहीं करना है वो भी आएगा।
ठीक है। मतलब जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वो भी कहेगा कि चलो जॉब करने से अच्छा रिसर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और आपने जो बोला ना कि 5 साल के बाद केवल इनसिक्योरिटी नहीं आती 5 साल के बाद, 5 साल के बाद कॉन्फिडेंस भी आता है कि मास्टर्स के बाद आप बहुत सारी चीजें जो परस्यू नहीं कर सकते थे, अभी पीएचडी के बाद आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको एक अलग लेवल पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, अलग पे स्केल होगी। तो केवल इनसिक्योरिटी नहीं आती है, बहुत सारे पर्क्स आते हैं। और वही मैंने आपको बोला कि रेगुलेशंस के साथ अगर फेलोशिप बढ़ती है तो वो बढ़ना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ। लेकिन अगर रेगुलेशंस वही है कि ठीक है एक बार फेलोशिप मिल गई 5 साल तक, अब ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, तो फिर बहुत सारे लोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग करें। लेकिन केवल फेलोशिप के लिए मान लो करने लगे सब लोग तो कि 80,000 मिल रहा है तो मैं 50,000 वाली जॉब, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं लेकिन वो इस वजह से नहीं आ रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो ऐसे ही चले आएंगे जिनको सिर्फ पैसे चाहिए और उनको एंजॉय करना है। हमेशा से ये रूल है कि जो अच्छी चीजें हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं, राइट, और वो होनी चाहिए। तो अगर कहीं पे ज्यादा कुछ पर्क्स मिल रहे हैं सो इट्स मस्ट कम विद मोर रेगुलेशंस। और हर जगह ही कुछ ना कुछ जो है दिक्कतें रहती हैं। जैसे आपको ज्यादा पैसा मिला तो आपके कुछ कलीग्स होंगे जो कहेंगे आपको क्यों ज्यादा मिल रहा है, फिर आप वो तो और आपको एक आप भी हमारे आपको मिल रहा है। नहीं, कंट्रोवर्शियल चीजें में नहीं हुआ। नहीं, अरे हमको बोलना चाहिए। मतलब मैंने ये महसूस किया है कि मुझे पीएमआरएफ मिला, तो मेरे सराउंडिंग में हर बंदा ऐसे महसूस कराया कि ये पीएमआरएफ मुझे गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ठीक है, वो बंदा दे रहा है। मतलब उसके एटीट्यूड में कि तुम तो पीएमआरएफ हो, तुमको ये करना चाहिए, ये ज्यादा करना चाहिए, तुमको ऐसे रहना चाहिए। तो हर बंदा आके बोल के सुना के चला जाता है। और लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते और कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बस दया कर सकते हैं कि भाई ठीक है उसको नहीं मिल रहा है तो वो कुछ बोलने का हक दे दो उसको। Exactly, राइट है। और नहीं तो वो आपको झेलना भी, मुझे तो झेलना पड़ा है कि राइट, बहुत सारे लोग झेलते नहीं है और बहुत गंदी तरीके से जवाब दे देते हैं। ऐसे लोगों को ही मैं जानता हूं, लेकिन डिपेंड करता है सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है, वो आप कैसे डील करते हो वो थोड़ा सा जो है। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पीएमआरएफ को लेके उठाया, अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आप थोड़ा इसको सॉफ्ट करके डालें। नहीं, क्योंकि मेरी सिंपैथी है, मतलब मुझे भी नहीं होता तो शायद नहीं, मैं डेफिनेटली कंप्लेन करता। तो ये बात ये नहीं है कि पीएमआरएफ किसको मिला किसको नहीं मिला, जो ऑनेस्ट ओपिनियन है ना वो पता लगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे आपने बोला ना एक पॉइंट की पीएमआरएफ तो सबके लिए खुला है ना, 2019 के बाद जो भी लोग आए सबके लिए पीएमआरएफ खुला है। 10 साइकिल हुई है, तुम्हारे अंदर या फिर तुम्हें लग रहा होता तुम्हें मिल सकता है तो तुम भी भर दिए होते। और अगर किसी को मिला है ना तो उसको अप्रिशिएट करो ना। जी जरूर, क्यों नहीं करना है? अप्रिशिएट तो मत एक्सपेक्ट करिए, नहीं कर सकते आपके पीयर्स। बट ये एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक क्राइटेरिया पीएमआरएफ की होती है, बाद में आपको कॉम्पिटिटिव प्रपोजल देना है, पेपर होना चाहिए, वो सब बात है। जो बेसिक क्राइटेरिया है कि आपका जो सीजीपीए है 8.5 होना चाहिए। राइट। जिन लोगों का 7 के आसपास है, मान लीजिए 8.5 क्रॉस नहीं किए, बहुत कम है, वो लोग भी मतलब सब डिबेट में लीडर बन के घूम रहे हैं कि पीएमआरएफ नहीं मिलना चाहिए, इसको क्यों मिल रहा है, जो कि अप्लाई करने के लिए ही मतलब एलिजिबल नहीं थे। एटलीस्ट उनको तो चुप रहना चाहिए या फिर उनको कोशिश करनी चाहिए कि सीपीआई इम्प्रूव करके अप्लाई करें। तो वो है, बट अगेन मतलब ये कंट्रोवर्शियल है, ओपिनियन उनका भी कुछ हो सकता है। राइट, अरे क्योंकि आप पीएमआरएफ से भी बात नहीं बिल्कुल उससे पूछूंगा ना, नहीं पूरी बातें होंगी और क्लिप भी आपकी दिखाई जाएगी। ठीक है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है रिसर्च का, अगर आप बताना चाहें? ये तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये क्वेश्चन। मिसकंसेप्शन क्या बताएं, मतलब आप क्वेश्चन को थोड़ा फिर से मेरे को फ्रेम करके बताइए, क्योंकि थोड़ा मुझे समझना चाहता हूँ कि आप पूछना क्या चाहते हैं। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन में, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, उसके बाद आप आगे बता दीजिएगा। जैसे मिसकंसेप्शन, हम लोग जहाँ से आते हैं, हम लोग जिस प्लेस से आते हैं, जैसे आप यूपी से आते हो, मैं भी यूपी से आता हूँ, हमारे गाँव देहात में या फिर शहरों में ये माना जाता है कि अगर वो पीएचडी कर लिया, फिजिक्स में कर लिया, केमिस्ट्री में कर दिया, एकदम उसको तो मतलब एकदम खतरनाक उसका कैरियर है ही है। वो मतलब जहां भी जाएगा बस उसको नौकरी उसके लिए रखी है और उसको कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि
आप आफ्टर पीएचडी आपको भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है चीजें सही से करने के लिए, आपको कुछ चीजें पाने के लिए, राइट? उनके हिसाब से, लेकिन ये नहीं है, उनके हिसाब से अगर आपको पीएचडी मिल गई और आप पीएचडी में 50-60 हजार 70 हजार सैलरी पा रहे हो, तो आगे जाके इससे ज्यादा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा करके वो लोग अपना एजम्पशन बनाते हैं और अलग ही नजरिया बना देते हैं। फिर आप जब वो चीजें नहीं डिलीवर कर पाते हैं तो उनके मन में कुछ अलग ही कहानियां बनती रहती है, राइट? कुछ मिसकंसेप्शन ऐसे भी अपने गांव में एग्जिस्ट करते हैं, आप क्या करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरे गांव में मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग मेरे यहाँ कहते थे कि आपको पीएचडी डिग्री लेने के लिए आपको सुपरवाइजर के बच्चे छोड़ने जाने पड़ेंगे स्कूल, उनके यहाँ जाके खाना बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सब मिसकंसेप्शन है। तो ऐसे ही अगर आपके हिसाब से बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो आज तक आपने सुना हो वो आप बताइए। जी, तो आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि ये जो बच्चे छोड़ने जाने पड़ेंगे, एक्चुअली वो चीजें कहीं कहीं एक दो एग्जिस्ट भी करती हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये है। अच्छा। कुछ जगह मैंने सुना है कि आपको मतलब रिसर्च छोड़ के बाकी अदर एक्टिविटीज करेंगे तभी जिससे आप प्लीज कर सकें अपने सुपरवाइजर को, तो उससे आपको डिग्री मिल जाएगी। बट इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में तो वो नहीं हो सकता, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में वो होता भी नहीं होगा, कहीं नहीं होता होगा, इसका वो नहीं बोल सकते। आप लोग देख रहे हैं, अगर आपके साथ हो रहा है तो जरूर कमेंट करें। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नाम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ होता है, कुछ जगह पे होता है, तभी तो लोग मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। कोई गया होगा, बताया होगा कैसा। बाकी ये है कि लोगों के बोलने पे तो कुछ कर नहीं सकते, वो प्रूव होगा हमारे करियर से ही, हमारे काम से ही। राइट। और मिसकंसेप्शन ये भी है कि मैंने जैसा कि आपको बोला कि रिसर्च को बस एक काम समझ के करना है। इसे मतलब मुझे लगा था शायद आप ये क्वेश्चन पूछें किसी टाइम पे कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं। राइट, वो मैं देख रहा था, लेकिन नहीं बीच में मुझे लगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये ना मुझे लगता है 5 साल की जर्नी है या जितने दिन की, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस टाइप का ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, मिसकंसेप्शन है। क्योंकि ये जॉब नहीं है आपकी जो हर रोज आपको करके फिर शाम को जाके वो लाइफ बैलेंस करनी है। 5 साल में ना आपको अपना रिसर्च को ही एक तरह से लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा और फिर उसको बैलेंस करना है। राइट। तो सिग्निफिकेंट पर्सन आपकी लाइफ का अगर रिसर्च होगा तो आप रिसर्च अच्छा कर पाएंगे। और रिसर्च ना सच बताऊं तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम हर बार सेल्फलेस होके काम किया हूँ, लेकिन बहुत बार आपको सेल्फलेस होके भी करना पड़ेगा, तभी आपके मुंह से वो रिसर्च अच्छा लगेगा बोलना कि रिसर्च। अदरवाइज आप बोलिए कि मैंने पीएचडी डिग्री के लिए किया है, कि ये सोचिए कि रिसर्च जो है ना वो बस डिग्री के लिए नहीं है, वो रिसर्च एक बहुत नॉवेल काम है जो सेल्फलेस होके करना है सोसाइटी के इवॉल्व होने के लिए। राइट। कुछ ऐसी चीज दे देनी है जो अभी तक नहीं एग्जिस्ट कर रही है। जी हाँ, तो ये एक वर्क नहीं है, केवल ये मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कोई पॉइंट नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन ही है। राइट। तो पीएचडी में आके ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। चलिए, तो अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें आपसे सीखने मिली और बहुत सारे मिथ्स थे, बहुत सारी रियलिटीज थी जो आपसे पता चली हमें। अच्छा, 2 क्वेश्चन में लेना चाहूंगा अभी लास्ट में जाते जाते। अच्छा, ये बताइए ना, जैसे हम आप गांव से आते हैं, राइट? हमने अपना 10th और 12th जो हमारा बेस होता है ना, कि कोई लैंग्वेज सीखने का या कुछ करने का, वो हमारा 10th और 12th होता है, राइट? आपने जैसे कहा कि आप 10th तक अपने गांव में पढ़ते थे, फिर उसके बाद आप मूव किए सिटी, वहां पे आपने इंग्लिश मीडियम में लेकिन यूपी बोर्ड से ही पढ़ाई की। जी। तो क्या ये लैंग्वेज बैरियर का भी कुछ रोल होता है क्या? जी जरूर, रिसर्च में आई थिंक नहीं होता होगा ज्यादा, क्योंकि रिसर्च आप करते हैं अपने एमएससी मास्टर्स की बात। ठीक है। तो अगर जो गांव से लोग आ रहे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं प्योर, उनको सिग्निफिकेंट हर्डल्स होता है वो उनके ग्रेजुएशन में होगा। ओके। बीएससी में या बीटेक जो करते हैं। ठीक है। लेकिन आप बीएससी में करते करते वो जो भी होगा वहीं पे आप अपना जो स्पेशली कंसेप्ट और लैंग्वेज दोनों को बैलेंस करते करते सीखते सीखते आपको वहीं पे थोड़ा वीक हो सकते, डगमगा सकते हैं। एक जैसे मैं अपना खुद का ही मेरा ये मानना है
कि मैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मैं काफी कॉन्फिडेंट हुआ करता था, बहुत मतलब कॉन्फिडेंस था कि एग्जाम को लेके एग्जाम नहीं फील होता था, ऐसा लगता था कि ये सब तो पता है। बट जब आगे की क्लासेस में आया ना, तो ये भी होता था कि जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ या जो बोल रहा हूँ, आंसर करने जा रहा हूँ वाइवा में, वो लड़खड़ा के या नहीं जानने की वजह से ये वर्ड कुछ गलत तो नहीं निकल गया, ठीक है। तो हर टाइम वो अंडर कॉन्फिडेंस आएगा, वो ग्रेजुएशन तक रहता है। वो जब तक आप इम्प्रूव करेंगे तब तक एमएससी के एंड तक वो चीज खत्म हो जाती है। okay. कि आप एकदम से लैंग्वेज का मतलब बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको पढ़ने में, तो रिसर्च में क्या है कि रिसर्च कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का, राइट। यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, रिसर्च मुझे लगता है इसीलिए मिनिमम 5 साल, मिनिमम या मैक्सिमम जो है 5 साल का बनाया गया है, कि आपको सिग्निफिकेंट टाइम मिलता है कि आप खूब पढ़ो, करो, फिर एनालाइज करो, आपके पास टाइम बहुत होता है। तो उसमें मुझे लगता है कि लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, तो मैंने भी महसूस किया है कि मैं थोड़ा स्लो हूँ पढ़ने में, समझने में चीजें, बट रिसर्च में वो प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मेरा रिसर्च का वर्क ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स में हो गया था। okay. तो लैंग्वेज का बैरियर रिसर्च में ज्यादा नहीं है, बट हाँ आपके बाकी पहले के एजुकेशन में थोड़ा होता है। अगर आप तो मतलब अगर आप 10th और 12th में ही अपनी कम्युनिकेशनल स्किल या फिर इंग्लिश समझने की जो है समझ, वो अगर आप डेवलप कर लेते हो, कर पाए तो आगे जाके आपको थोड़ा सा आपका जो लाइन है वो आसान हो जाएगा। राइट। तो मतलब कि, और ये भी मैं देखता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम से आए लोग हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम, या फिर वो पहले से ही इंग्लिश जिनकी बहुत अच्छी है, जिनकी कन्वर्सेशनल इंग्लिश अच्छी है, वो अपने काम को ना बहुत अच्छे से समझा भी पाते हैं। तो ये चीजें ना भी आपको मैटर करेंगी, आपके इंटरव्यूज में मैटर करेंगी, डेफिनेटली हर जगह मैटर करेंगी। आप इवन आप अपना रिसर्च जब प्रेजेंट करने जाएंगे तो लोगों को कन्विंस तो करना ही है। तो लैंग्वेज तो है ही बहुत बड़ी चीज, मतलब रिसर्च करते टाइम आपको मतलब हो सकता है कि उतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लोगों को समझाने के लिए कम्युनिकेशन का मीडियम ही लैंग्वेज है, तो वो बहुत मैटर करेगा कि आप अगर इंग्लिश में नहीं अपब्रिंगिंग है या नहीं आपने इम्प्रूव किया है, तो आप इंग्लिश में जब बोलने जाएंगे आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन लोगों तक डिलीवर नहीं हो रहा है। राइट। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आने से पहले अगर थोड़ी सी इंग्लिश कम्युनिकेशनल स्किल अपनी अगर आप सुधार लें, जरूर, तो वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपके लिए होगा ड्यूरिंग द जर्नी। जी ठीक है, तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे सेशन का। आप यंग प्रोफेशनल जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या आपके रिसर्च एरिया में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? हाँ, मेरा मैसेज यही होगा कि थोड़ा सा पैशन अगर हो तभी आए, थोड़ा सा तो पैशन होना ही चाहिए। मतलब वो पैशन ऐसे नहीं आएगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है ये सोच के नहीं, वो पैशन अगर आपको मतलब बुक्स पढ़ के ऐसा लगता है कि मुझे मजा आ रहा है, या फिर जैसे कि हाँ मैंने बोला कि मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी में अच्छा लगा, क्योंकि मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सोचता था कि हाँ इसके थ्रू आप चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो कि डायनामिक्स हो रही है, तो आपको उसका प्रूफ मिलेगा कि हाँ सच में ये मॉलिक्यूल का ये बॉन्ड ऐसे जो भी है, मतलब ये मूवमेंट होता है। तो आपको अगर पैशन ऐसे डेवलप होता है, अनलाइक अदर करियर, जैसे कुछ लोगों का पैशन ऐसे भी डेवलप होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, राइट। तो बुक पढ़ के नहीं, उनको बनना है, उनको डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन उसने प्रोफाइल देखा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको बुक्स पढ़ के अपने सब्जेक्ट की ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मतलब थोड़ा जानने की क्यूरियोसिटी, या फिर हाँ इसको मतलब जिसने लिखा है, जिस साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया उसने कैसे किया होगा, अगर बुक पढ़ के आपको पैशन थोड़ा सा आए तो डेफिनेटली आप रिसर्च के बारे में सोचें। राइट। और इसको परस्यू करें। राइट। तो मतलब पैशन होना तो जरूरी है, उसके साथ साथ क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें जरूर, और कंसिस्टेंटली अगर हम लोग, कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है, उस फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जिंदगी में मिलती हुई चली जाएंगी। थोड़ा डिले होगा लेकिन मिलेगा जरूर। राइट, तो ठीक है, पेशेंस का खेल है यहाँ। हाँ, पेशेंस का, पीएचडी का मतलब ही है कि पेशेंस। ठीक है, तो आज हमारे साथ डॉक्टर सौरभ राय थे। इनसे बात करके हमने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत चीजें हमें
सीखने मिली, आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें सीखने मिली होंगी। आपने अगर कोई भी पॉइंट सीखा हो तो आप उसको कमेंट करिए, और इनसे अगर आपको डायरेक्टली बात भी करनी है तो इनकी ईमेल आईडी या फिर इनका रिसर्च पेपर का या इनके ग्रुप का होम पेज का जो वेब लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इनके पेपर को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, वो भी आप वहां से पता कर सकते हैं। और उस रिसर्च पेपर में भी इनकी ईमेल आईडी होगी, आप वहां से इनको ईमेल करके डायरेक्टली अगर कोई भी डाउट है, छोटा मोटा डाउट है, तो आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बाकी और इस करियर से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हम लोग अपना भी ईमेल आईडी वहां पे डालेंगे, आप वहां पे भी हमें पिंग कर सकते हैं। तो आज की वार्तालाप यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग एक नए गेस्ट के साथ रहेंगे और नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।